नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम हिंदी के 20 महत्वपूर्ण MCQs को यहाँ पर लगाने वाले हैं। साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम इनको यहाँ पे कवर करेंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन आपके MCQs होंगे और अगर आप एक्स्ट्रा फैक्ट को जोड़ दें तो 40 के करीब आपके क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। कॉपी और पेन ज़रूर लीजिएगा ताकि जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा आप उनको नोट कर सकें। और साथ ही वीडियो के एंड में अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा है। और अगर आपका अच्छा रिस्पांस आता है तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम हिंदी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, दाज्यू किसकी रचना है? दाज्यू जो है यह शेखर जोशी की रचना है। इनकी रचनाएं बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी जा रही हैं और दाज्यू जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी रचना के ऊपर बाल फिल्म सोसाइटी के द्वारा इनके ऊपर फिल्म बन चुकी है। ठीक है, तो दाज्यू किसकी रचना है? शेखर जोशी की रचना है। इनका जन्म अल्मोड़ा में होता है 1932 में। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं और हैं, जैसे कि कोसी के घटवार किसकी रचना है? शेखर जोशी की। इसके अलावा मेरा पहाड़ या एक पेड़ की याद या नौरंगी बीमार है, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? शेखर जोशी की रचनाएं हैं। और फ्रेंड्स एक और चीज़ देखिए, अभी हम हिंदी के ये प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, MCQs की सीरीज़ है। अगर आपका सपोर्ट मिलता है हम इसे कंटिन्यू करेंगे और बहुत ही जल्दी हिंदी की टॉपिक वाइज सीरीज़ जो हमारी रुकी हुई है उसको भी दोबारा से हम कंटिन्यू शुरू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न है, वे शब्दांश जो शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं क्या कहलाते हैं? आदि में जुड़कर यानी कि शुरुआत में जुड़कर। तो वे शब्द जो किसी शब्द के शुरुआत में जुड़ जाते हैं और कुछ परिवर्तन ले आते हैं उनको हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के शुरू में, और आखिर में अगर जुड़ते हैं उनको हम कहते हैं प्रत्यय। तो यहाँ पर अगर होता शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं तो प्रत्यय होता। इसका आंसर होगा उपसर्ग। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से है? तो इनमें से आपने बताना है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, झा। देखिए जो हमारे सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजनों की। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। जो हमारे 5 वर्ग होते हैं ना, का वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, तो ये सारे हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। लेकिन इनमें से जो हमारा एक वर्ग है चा वर्ग, इसी को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, इस पूरे वर्ग को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ये जहा है ये चा वर्ग के अंदर आता है। ठीक है, तो चा वर्ग का कोई भी वर्ण होगा वो हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन होगा, चाहे वो चा हो, छा हो, जा हो, झा हो या जिया हो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ऊपर वालों की बात करें, शा, शा, हा, ये सब क्या हैं? ये हमारे संघर्षी व्यंजन हैं। ठीक है, ये कैसे हैं हमारे? ये संघर्षी हैं, जिनको ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और होता है इनके अंदर षटकोण वाली शा, ये सब क्या है? ये संघर्षी है। हमने पूछा स्पर्श संघर्षी, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी का हमने चयन करना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, औद्योगिकरण। ठीक है, इस तरीके से ये लिखा जाता है। अगला है ढूंढाड़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ढूंढाड़ी बोली जो है यह राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है। राजस्थान में आपको पता है कि 4 तरह की वहाँ पे भाषाएं हैं, पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी। तो जो पूर्वी राजस्थानी है उसी के अंतर्गत आती है ढूंढाड़ी बोली। ठीक है, कौन कौन सी आती है? देखिए ढूंढाड़ी बोली को ही जयपुरी बोली भी बोला जाता है। तो अगर पूछेगा ढूंढाड़ी बोली का ही अन्य नाम क्या है? जयपुरी बोली। तो ये पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, अगर हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे मारवाड़ी बोली जाती है। अगर हम उत्तरी राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर मवाती या मेवाती बोली जाती है। ठीक है, मेवाती बोली जाती है। और अगर दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे मालवी बोली जाती है। तो आपको केवल ये याद रखना है, ढूंढाड़ी और जयपुरी किसके अंतर्गत आती हैं? राजस्थानी। और राजस्थान में भी अगर पर्टिकुलर पूछेगा तो पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत आती हैं। अगला है वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? देखिए वर्णों के जो हमारे वर्ण होते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। ठीक है, शब्द कहा जाता है वर्णों के सार्थक समूह को। अगर पूछा जाता वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पर पूछा गया सार्थक समूह को जिसका कोई अर्थ निकले उसको कहते हैं हम शब्द। ठीक है, वर्णमाला के ऊपर हमारा जो है वो पहले ही हम उसको कवर कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, हिंदी की प्लेलिस्ट में। अगला है अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ यहाँ पे आपको मैं सारी डिटेल यहाँ पे इसकी बताने वाला हूँ। देखिए
अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी यानी कि पर्यायवाची और विपरीतार्थी शब्द यानी कि जो विलोम शब्द होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एकार्थी वाले होते हैं, अनेकार्थी वाले, ये सारे होते हैं। अगर हम बात करें रूप या प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं वहां पर, ठीक है। रूप के आधार पर या प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विकारी और अविकारी, ठीक है। अगर हम बात करें उनके स्रोत या इतिहास के बारे में कि कौन से शब्द कहां से हैं, तो उसके आधार पर, इतिहास के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम होते हैं, तद्भव, विदेशज, देशज और संकर शब्द। तो ये इतिहास के आधार पर। अगर हम रचना के आधार पर बात करें, शब्द रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तब ये 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो ये सारे जो अलग अलग आधार पर थे वो मैंने आपको सारे यहाँ पे बताए। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द आपने यहाँ पर पहचानना है। देखिए, तद्भव शब्द वो होता है जो मूल संस्कृत का शब्द नहीं होता है, जो हिंदी में कुछ परिवर्तन करके उसे बना दिया जाता है। मूल संस्कृत का अगर शब्द होता है उसे हम तत्सम कहते हैं, और जब हम उसमें कुछ परिवर्तन कर देते हैं वो तद्भव कहलाता है। यहाँ पे तद्भव शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, किवाड़। किवाड़ क्या है? ये एक तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होता है वो होता है कपाट, ठीक है। तो कपाट का तद्भव है किवाड़। अगर हम बात करें कूप की, तो ये तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव होगा वो होता है कुआं। कंटक की बात करें, इसका तद्भव है कांटा, ठीक है। और गंभीर की अगर हम बात करें तो इसका जो तद्भव होता है वो गहरा होता है। अगला है, समय के पाँव किसकी रचना है? तो समय के पाँव ये एक संस्मरण है जो लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी ने, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ये एक संस्मरण है। इसके रचयिता कौन है? समय के पाँव के माखनलाल चतुर्वेदी। इसके अलावा इन्होंने एक नाटक भी लिखा है जिसका नाम है कृष्ण अर्जुन युद्ध। तो अगर आपको पूछा जाए कृष्ण अर्जुन युद्ध किसने लिखा है? माखनलाल चतुर्वेदी ने। इसके अलावा इन्होंने एक काव्य भी लिखा है हिम तरंगिनी। तो हिम तरंगिनी काव्य के रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता भी माखनलाल चतुर्वेदी हैं। अगला है, आजकल प्रत्येक शब्द में मिलावट पाई जाती है। इस वाक्य में प्रयुक्त मिलावट शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो हमें बताना है जो मिलावट शब्द है यहाँ पर, इसके अंदर कौन सी संज्ञा है? तो राइट आंसर है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा। ये हमारे भाव को बता रहा है। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? जब वो किसी चीज़ के भाव को बताता है, उसकी फीलिंग्स को बताता है या गुणों को वहाँ पर बता रहा होता है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अगला है, किताब किस भाषा का शब्द है? तो किताब किस भाषा का शब्द है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरबी भाषा का शब्द है किताब, ठीक है। धूप में चला नहीं जाता, यह वाक्य किस वाच्य क्या है? तो देखिए, जो हमारे वाच्य होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, भाववाच्य, कृतवाच्य और क्रमवाच्य। यहाँ पे आपने बताना है इनमें से कौन से वाच्य का ये वाक्य है, ठीक है। तो धूप में चला नहीं जाता, ये है हमारा भाववाच्य, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। भाववाच्य है यहाँ पर। जहाँ पे कर्ता प्रधान होता है वहाँ पे कृतवाच्य होता है। जहाँ से कि पूछा जाता है, जिस तरीके से अगर आपको एग्जाम्पल दिया जाए कि राम ने दूध पिया, तो वहाँ पे राम का मेन रोल है, तो वो होता है हमारा कृतवाच्य। यहाँ जहाँ पे कर्म प्रधान होता है कि कुछ भी चीज़ हो गई, जैसे खाना खाया गया, खेल खेला गया, वहाँ पर होता है क्रमवाच्य। यहाँ पर आपका भाव बताया जा रहा है, फीलिंग्स बताई जा रही है कि अब धूप में चला नहीं जाता है या धूप में मुझसे चला नहीं जाता, तो ये हमारा भाववाच्य होगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? मैंने आपको बताया 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पाठक शब्द का उचित बहुवचन है? तो पाठक का बहुवचन यहाँ पर पूछा जा रहा है। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, पाठक गण, ठीक है। अगला है, गुलर का फूल होना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो गुलर का फूल होना लोकोक्ति जो है इसका सही अर्थ है दुर्लभ वस्तु, ठीक है। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं है? क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्रिया विशेषण वो होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है इनमें से कौन रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्वत्र, ठीक है। सर्वत्र क्या है? ये एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। बाकी के जो अन्य 3 है हमारे, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक तो हमने बात करी रीतिवाचक क्रिया विशेषण की, ठीक है। दूसरा होता है स्थानवाचक जो कि सर्वत्र है। इसके अलावा एक होता है कालवाचक और एक होता है परिमाणवाचक, ठीक है। 4 प्रकार के होते हैं क्रिया विशेषण। श वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? तो ये षटकोण वाली शा है, इसका उच्चारण कहाँ से होता है ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर है मूर्धन्य से, ठीक है।
अगला है भिक्षुक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो भिक्षुक शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय लगा है। प्रत्यय क्या होता है, शुरुआत में हमने बात करी जो वाक्य शब्द के पीछे लगता है, तो जिसमें लगा है उक। ठीक है, भिक्षुक शब्द में उक यहाँ पे प्रत्यय लगा है। प्रेमचंद किस प्रकार के लेखक थे। तो मुंशी प्रेमचंद जिसे कथा सम्राट भी कहा जाता है जिनको, ये कौन से लेखक थे, किस प्रकार के लेखक थे, ये प्रगतिशील लेखक थे। अगला है जिसे तैरकर पार करना कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसे तैरकर पार करना कठिन होता है उसके लिए एक शब्द होता है दुस्तर। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। अंतिम प्रश्न है आज का, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था। तो खड़ी बोली का जो प्रयोग हुआ है ये सबसे पहले प्रेम सागर नामक किताब में हुआ है। इसके जो रचयिता हैं, इसके जो लेखक हैं, उनका नाम है लल्लू लाल। ठीक है, तो लल्लू लाल की किताब है प्रेम सागर, जिसमें खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें महाकाव्य की, पहला महाकाव्य कौन सा है जिसमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, तो वह है प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास ये पहली महाकाव्य है जिसमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ और इसके लेखक थे अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, अगर हम बात करें खड़ी बोली का जनक किसको माना जाता है, तो अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक माना जाता है। वो खड़ी बोली में पहेलियां और अन्य चीज़ों को लिखता था। ठीक है, तो ये सारी आपको याद रखना है। खड़ी बोली का विकास किससे हुआ है, तो सौरसैनी अपभ्रंश से खड़ी बोली का विकास हुआ है और खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी एक्स्ट्रा बातें हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा हिंदी के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जिनको हमने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पर देखा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।